हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमैन। जीपीएससी सिविल वाले स्टूडेंट्स का रोड एंड बिल्डिंग असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 2 का 17 अप्रैल को एग्ज़ाम था। आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं जो टेक्निकल पेपर रोड एंड बिल्डिंग का 17 अप्रैल को हुआ था। इसका पार्ट 1 तो ऑलरेडी रिलीज़ हो गया है, आप लोग देख लीजिएगा। पार्ट 2 आज हम रिलीज़ करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस और हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो हम लोग आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको एकदम डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। ओके, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि आपको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट फाइंड आउट करना है लेफ्ट सपोर्ट इन ए 3 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च, जिसका स्पान है 40 मीटर का और जो सेंट्रल राइज है वो 5 मीटर का है। इट कैरीज ए पॉइंट लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन एट 10 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। इन दिस केस द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इज, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो 3 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च हम बनाते हैं। इसका जो स्पान है वो कितना है, 40 मीटर टोटल। जो सेंट्रल राइज है वो कितना है, 5 मीटर। और जो पॉइंट लोड है वो 100 किलो न्यूटन का एक्ट कर रहा है लेफ्ट सपोर्ट से 10 मीटर की डिस्टेंस पर, 10 मीटर। ओके, ये कुछ इस तरीके से। हमने डायग्राम को पूरा बना लिया है, 3 हिंज्ड आर्च बना लिया है ना। सेंट्रल राइज 5 मीटर का है, स्पान 40 मीटर का है, 100 किलो न्यूटन का लोड 10 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट लाई कर रहा है ना। ये जो 100 किलो न्यूटन का लोड है ये पॉइंट लोड है, ऑलरेडी मेंशन्ड है। हमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो रिएक्शन एक्ट करने वाली है वो बना लेते हैं। वर्टिकल रिएक्शन आएगी, यहाँ पे नेमिंग कर दीजिए। ये है ए, ये है सी और ये है बी, है ना। जो ए पर लगने वाली है उसको डिनोट कर दिया वीए से, और जो बी पे एक्ट करेगी रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन, वो हो गई वीबी। अब ये हिंज है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी एक्ट करेंगी। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को हम लगा देते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगी आपकी HA और ये हो जाएगी आपकी HB। ठीक है, ये हमने रिएक्शंस कर लिया। अभी रिएक्शंस के वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। अभी उसने क्वेश्चन में बोला है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट फाइंड आउट करना है आपको, है ना। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट यहाँ पे कौन से हो जाएंगे आपके, HA है ना, HB। ये हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इनको कैलकुलेट करने से पहले आपको रिएक्शंस कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। कर लेते हैं रिएक्शन कैलकुलेट हम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू 0। जैसे हम बीम में रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, सेम बिल्कुल ऐसे ही हमको ये 3 हिंज्ड आर्च में, 2 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च, ऐसे हमें रिएक्शन कैलकुलेट करना पड़ता है, वर्टिकल रिएक्शन, है ना। समीशन ऑफ V इक्वल्स टू 0, VA प्लस VB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लोड कितना आ रहा है, 100 किलो न्यूटन का टोटल। ठीक है, अब समीशन ऑफ M एट A इक्वल्स टू 0 कर देती हूँ मैं। आप B पे भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हम यहाँ पे यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब A के अबाउट हमें मोमेंट कैलकुलेट करना है ना। A के अबाउट जितने भी लोड लगे हुए हैं 3 हिंज्ड आर्च पे, उनका हमें मूवमेंट क्रिएट करना है। मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम HB के लिए पहले कैलकुलेट करें तो इसका लाइन ऑफ एक्शन तो ये पॉइंट A की तरफ ही हो रहा है। जो डिस्टेंस है वो तो 0 है यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। HB इंटू 0 हो जाएगा। अब हम VB के लिए देख लेते हैं। VB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 मीटर। मेंशन कर देते हैं हम VB इंटू 40। अब ये डायरेक्शन जो है वो भी हमें मेंशन
ये किस डायरेक्शन में हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है मूवमेंट। सो ये हो जाएगा आपका क्या, माइनस का, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो ये 100 किलोन्यूटन का एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो ये किस तरीके का मूवमेंट क्रिएट करेगा, अबाउट ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका हो जाएगा 100 इंटू 10, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइन जो हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। नाउ ए पे ही एच ए भी एक्ट कर रहा है, तो ए पॉइंट पे ही मूवमेंट क्रिएट करना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। अगेन वी ए के लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। सो ये हो गया, इक्वल्स टू हम कर देंगे 0। तो यहाँ से आपको वी बी की वैल्यू मिल जाएगी स्टूडेंट्स 1000 डिवाइडेड बाय 40, सो ये आ जाएगा आपका 25 किलो न्यूटन। जैसे ही वी बी की वैल्यू आपको मिल गई, सो वी ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। सो वी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 25, सो आ जाएगा 75 किलो न्यूटन, है ना। अभी जो हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो पॉजिटिव कैलकुलेट हुई हैं, तो जो डायरेक्शन हमने माना था वी ए का अपवर्ड डायरेक्शन में, वी बी का अपवर्ड डायरेक्शन में, वो करेक्ट है। डन। सो ये इतना पोर्शन कैलकुलेट हुआ। अब हम एच ए एच बी जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है उनको कैलकुलेट करते हैं। तो उनको कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कोई फॉर्मूला का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। अब ये 3 इंच आर्च है, 3 इंच आर्च में आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में सी पे हिंज है, हम सबको पता है हिंज पे मूवमेंट 0 होता है ना। सो वही कंडीशन को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एट सी इक्वल्स टू 0। अब या तो इस तरफ से कैलकुलेट कर लो या तो इस तरफ से कैलकुलेट कर लो, है ना, तो आपको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि एच ए एच बी हम लिख सकते हैं एच ए प्लस एच बी, अगर मैं डायरेक्शन इस तरफ बनाती तो, है ना। बट अभी हम बोल सकते हैं यहाँ पे फिगर में देख के एच ए बराबर है एच बी के, है ना। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, समीशन ऑफ एच इक्वल्स टू 0, है ना। सो समीशन ऑफ एच इक्वल्स टू 0 अगर आप करेंगे तो ये डायरेक्शंस भी मैंने एज्यूम की हैं। अभी आंसर आएगा उस बेसिस पे हम देखेंगे कि क्या डायरेक्शन कैलकुलेटेड हुई है ना। उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे क्या डायरेक्शन रहने वाली है। अगर पॉजिटिव आ गया तो हमने डायरेक्शन जो एज्यूम की है वो करेक्ट है। डन। तो मैंने बिल्कुल सेम वैसे ही किया है, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू 0 जैसे किया है, बिल्कुल सिमिलरली समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल्स टू 0। सो मेरा क्या कैलकुलेट हुआ है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन मैंने एज्यूम की है एच ए इक्वल्स टू एच बी। डन। अब एम एट सी इक्वल्स टू 0 हमने किया है। सो या तो आप इस तरफ से जितने भी लोड रिएक्शंस एक्ट कर रहे हैं उनका सी के अबाउट मूवमेंट कैलकुलेट करके इक्वल टू 0 कर दो, या फिर लेफ्ट साइड में जितने भी लोड रिएक्शंस लग रहे हैं उनके जो भी डिस्टेंस आ रही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट सी कैलकुलेट करके 0 कर दो, तो आपको इनका आंसर मिल जाएगा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का। तो देख लेते हैं हम, है ना। सो हम इस तरफ वाले से कर लेते हैं, इधर से हम लेफ्ट साइड से यूज कर रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट साइड। दोनों तरफ से आंसर सेम ही आने वाला है, लेफ्ट साइड, ठीक है। सो लेफ्ट साइड से हम कैलकुलेट करें तो सी के अबाउट मूवमेंट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लेते हैं वी ए को, वी ए की वैल्यू कितनी है 75 इंटू सी तक कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 20 मीटर। सो कितना हो जाएगा वी ए इंटू 20, और ये किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो साइन क्या होगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट एच ए किसके अबाउट मूवमेंट कैलकुलेट करना है, सी के अबाउट। तो एच ए और 90 डिग्री पे जो आपको डिस्टेंस मिल रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रही है, वो कितनी है 5 मीटर। सो कितना हो जाएगा एच ए इंटू 5, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट क्रिएट कर रहा है तो हो जाएगा माइनस साइन। डन। नेक्स्ट आप देखें 100 किलो न्यूटन जो पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है लेफ्ट साइड पे 3 इंच आर्च में, कितने डिस्टेंस पे 10 मीटर पे, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रिमेनिंग 10 मीटर हो जाएगी, है ना। थोड़ा डायग्राम इस तरीके से बनाया हुआ है
है ना, प्रॉपरली आपको डिस्टेंस वगैरह नहीं दिखाई दे रही होंगी बट समझ में आ गया होगा। तो ये सेंटर पे एक्चुअली लगना चाहिए था बट कोई इश्यू नहीं है ना। सो अभी क्या हो जाएगा, 100 इंटू सी तक की डिस्टेंस कितनी है, 10। तो कैसा मूवमेंट क्रिएट कर रहा है ये, 100 इंटू 10 का, बट किस डायरेक्शन में, अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 100 इंटू 10 इक्वल्स टू 0। इसको कैलकुलेट कर लो आप, है ना। तो आपको एच ए की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो वी ए की वैल्यू कितनी थी, 75। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 1500 और ये है 1000। सो यहाँ से आपको मिलेगा प्लस का 500, ये उस तरफ चला जाएगा इक्वल टू के, तो माइनस का 500 डिवाइड कर देंगे -5 से, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो एच ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, 100 किलो न्यूटन। पॉजिटिव वैल्यू आई है तो जो डायरेक्शन मैंने मानी थी वही डायरेक्शन करेक्ट है। एच ए एच बी बराबर थे तो एच बी भी कितना हो जाएगा, 100 किलो न्यूटन। डन। सो ये हमने हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कैलकुलेट कर लिया। तो ऑप्शन हमारे पास कैलकुलेटेड जो ऑप्शन हमें गिवन है उनमें से बी ऑप्शन करेक्ट है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Partial safety factor for dead load, imposed load and wind load for limit state of collapse are respectively. So आप लोग को पहले भी बोला गया है कि RCC का IS कोड एंड स्टील के जो ये IS कोड हैं वो एक बार आपको बिल्कुल ध्यान में रिवीजन करना पड़ेगा, ध्यान से बाय हार्ट करना पड़ेगा, है ना, बिल्कुल याद करने पड़ेंगे उनको, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार जो रोड एंड बिल्डिंग क्लास 2 का पेपर आया है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस IS कोड से डायरेक्टली पूछ लिए हैं। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी IS कोड से ही है। सो हम देख लेते हैं इसका आंसर। आप देख सकते हैं IS कोड 456, उसमें टेबल नंबर 18 है, तो उसमें डायरेक्ट वैल्यू दी गई है, वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए पूछा है। तो अगर हम बात करें डेड लोड, विंड लोड, लाइव लोड, तो आप देखें तो कितना है 1.2। तो आंसर कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे देखें 1.2 1.2 1.2। डन। नेक्स्ट हम बात करते हैं द मिनिमम नंबर ऑफ बार्स टू बी प्रोवाइडेड इन ए सर्कुलर कॉलम इज। सो जब हम कॉलम भी पढ़ते हैं, है ना, आरसीसी में, तो उस समय स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है कि अगर बार जो अगर कॉलम जो है वो सर्कुलर है या फिर रेक्टेंगुलर है तो कितने नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम कितने नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये वैल्यूज भी IS कोड में मेंशन है ना। तो सर्कुलर के लिए तो 6 है, हम देख लेते हैं IS कोड में। आप देख लीजिए IS कोड S456/2000। सो उसमें आप देखिए मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स फॉर रेक्टेंगुलर कॉलम 4 एंड सर्कुलर कॉलम के लिए 6। तो ये याद रखना ज़रूरी है। अब उसी के नीचे ये पॉइंट्स बने हुए थे, 6-7 पॉइंट थे, है ना। तो इसमें आप देखें परसेंटेज ऑफ स्टील भी उन्होंने बता के दिया है, वो भी आप थोड़ा सा अभी देखो, हम ये पढ़ रहे हैं तो थोड़ी ये चीज़ें और ज़रा 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा देख लेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, है ना। सो ये जो हम आपको सॉल्यूशन लेकर आए हैं सिर्फ इसलिए नहीं देखना है कि भाई बस क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, हमने चेक कर लिया हमारा करेक्ट है या गलत है, क्या है, उसलिए नहीं सॉल्यूशन आपको कभी भी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम एक बार उसका सॉल्यूशन पूरा डिटेल में देखें और उससे और क्या नए क्वेश्चंस नेक्स्ट पेपर में क्रिएट हो सकते हैं, तो ज़्यादा बेस्ट है कि उसको हम पूरा और उसके जो अदर ऑप्शंस हैं उनको भी एक बार ज़रूर एनालिसिस करें उनका, है ना। तो अभी अगर हम परसेंटेज ऑफ स्टील की बात करें, हो सकता है इस बार पेपर में वो ये पूछ ले, तो कितना हो सकता है ना। लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट इन कॉलम में हमने पहले तो मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स देख लिए, रेक्टेंगुलर के लिए 4, सर्कुलर के लिए 6। अब परसेंटेज ऑफ स्टील हम देख लेते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट जो है वो 0.8 से कम नहीं होना चाहिए और 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ द ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम। अगर हम बात करें मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट बार, तो मिनिमम डायमीटर 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। हेलिकल रिइंफोर्समेंट अगर हम बात करें तो ए रिइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम हैविंग हेलिकल रिइंफोर्समेंट shall have at least 6 bars of longitudinal reinforcement within the helical reinforcement। देखिए इसका डायग्राम मैंने आपको प्रोवाइड किया है कि हेलिकल रिइंफोर्समेंट जो है ये है हेलिकल रिइंफोर्समेंट, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है हेलिकल रिइंफोर्समेंट। तो इसमें
मिनिमम जो लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट है ना वो 8 होनी चाहिए, तो आप देख 6 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 वही बोल रहा है यहाँ पे, वो दिखाई दिया है ना। स्पेसिंग की अगर बात करें, द स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स मेजर्ड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द कॉलम नॉट एक्सीड 300 mm, तो ये चीज़ भी हमें याद करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो पूरा IS कोड में मेंशन है सारी चीज़ें, आपको एक बार डिटेल में उसको देखना पड़ेगा, है ना। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मार्क करके रखिए, हाईलाइट करके रखिए, जब आप रिवीजन करेंगे तो उनको रिवीजन में लीजिए। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन एन RCC बीम साइड फेस रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इफ इट्स डेप्थ एक्सीड, है ना। उन्होंने बोला है कि RCC बीम में जो साइड फेस रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इफ इट्स डेप्थ एक्सीड। सो ये भी आपका IS कोड का ही सवाल है। तो एज पर IS 456/2000 क्लाउज नंबर 26.5.1.3 साइड फेस रिइंफोर्समेंट का उन्होंने एक क्लाउज दिया हुआ है, उसमें आप उसको रीड करेंगे तो उन्होंने बताया है वेयर द डेप्थ ऑफ वेब इन ए बीम एक्सीड 750 mm। सो आपका जो आंसर है यहाँ पे वो क्या है, 750 mm। इन एन RCC बीम साइड फेस रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इफ इट्स डेप्थ एक्सीड बाय 750 mm। डन। सो ये हो गया, इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे देख लिया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हेन इज ए मेसनरी वॉल नोन एज ए शेयर वॉल। सो जो मेसनरी वॉल है वो कब शेयर वॉल की तरह एक्ट करती है। तो 4 ऑप्शन दिए उन्होंने। इफ द अर्थक्वेक लोड इज आउट ऑफ द प्लेन, इफ द अर्थक्वेक लोड इज इन प्लेन, if it is under reinforced, if it is placed as infill to the frame, है ना। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो बी है। एक बार देख लेते हैं क्यों बी ऑप्शन करेक्टेड है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो अगर आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि जो मेसनरी वॉल है, तो इफ अर्थक्वेक लोड इज आउट ऑफ प्लेन, तो वो परपेंडिकुलर होता है वॉल के, तो इसके वजह से मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर इफ अर्थक्वेक लोड इज इन प्लेन तो पैरेलल होता है ना, तो इसलिए वो एक्ट करता है एज अ शेयर वॉल। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शेयर वॉल इज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट दैट रेजिस्ट लेटरल लोड्स, लेटरल लोड रेजिस्ट करता है ना। सो सच एज दोज जनरेटेड बाय अर्थक्वेक और विंड, it is designed to transfer these load from roof, floor or other part to the structure, to the foundation. In case of masonry wall, it can be considered as shear wall based on certain condition. तो उन्होंने वहाँ पे आपको explanation दिए हैं, है ना। तो अगर हम बात करें structural stability, reason, distribution of forces in plane, stiffness, load path, तो ये सारा उसका reason है ना। तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी वो बिल्कुल उन्होंने मेंशन किया है। मेसनरी वॉल इज नोन एज शेयर वॉल व्हेन द अर्थक्वेक लोड इज इन प्लेन। दिस मीन्स दैट द लेटरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द वॉल आर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द वॉल। व्हेन द अर्थक्वेक लोड इज आउट ऑफ प्लेन, द वॉल इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग फोर्स rather than pure shear forces and it may not be able to resist these forces effectively, है ना। तो ये इसका आंसर है। तो ये हमने देख लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम व्हेन द लोड अप्लाइड इज परपेंडिकुलर टू ग्रेन, इंक्लाइन टू 45 टू ग्रेन, ये तो गलत ही है। सेम ओरिएंटेशन, ये भी गलत है। पैरेलल टू ग्रेन, सो जो आंसर करेक्ट है पैरेलल टू ग्रेन। जिस डायरेक्शन में ग्रोथ होती है प्लांट की उस डायरेक्शन में ज़्यादा, अगर उस डायरेक्शन में आप लोड अप्लाई करोगे, है ना, कंप्रेसिव लोड, तो आपको स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम मिलेगी हर डायरेक्शन में। जैसे हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियरिंग स्ट्रेंथ, है ना। तो इन स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो जो स्ट्रेंथ होती है टिम्बर की वो हाईएस्ट होती है पैरेलल टू द ग्रेन एंड मिनिमम होती है परपेंडिकुलर टू द ग्रेन। इसमें उन्होंने मेंशन कर दिया है आपको द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज फाउंड टू बी हाईएस्ट व्हेन एक्टिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ग्रोथ, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, है ना।
टेंसाइल स्ट्रेंथ along a direction parallel to the grain is found to have greatest strength that can be developed under any kind of stress। और उन्होंने ये डेटा भी मेंशन किया है, ये एक बार जीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ टिम्बर की कितनी होती है, तो वो रेंज दे देते हैं आपको, तो 80 to 190 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं द विकेट एपरेटस इज यूज टू डिटरमाइन। सो विकेट एपरेटस को हम क्यों यूज करते हैं, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, कंसिस्टेंसी एंड सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ हार्डन्ड सीमेंट पेस्ट, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट के लिए ऑटोक्लेव, लीचेटेलर एपरेटस हैं, देन फाइननेस मॉडुलस ऑफ सीमेंट के लिए सेडिमेंटेशन परमेबिलिटी टेस्ट है, सीव एनालिसिस है। तो ये सारा तो बचा हुआ कंसिस्टेंसी एंड सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, मतलब स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी आप जो कैलकुलेट करते हो सीमेंट की, एंड सेटिंग टाइम जिसमें आप इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हो सीमेंट का। सो उसके लिए हम विकेट एपरेटस का यूज करते हैं। डन। इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, मैं मार्क कर देती हूँ। स्ट्रेंथ एंड हार्डेड कंक्रीट मैंने आपको पहले ही बता दिया था, डिटरमाइन यूजिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जिसमें क्यूब स्पेसिमेन हम प्रिपेयर करते हैं, साउंडनेस टेस्ट बाय लीचेटेलर एपरेटस या ऑटोक्लेव टेस्ट, फाइननेस मॉडुलस टेस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, सीव एनालिसिस है ना, परमेबिलिटी टेस्ट, इसी को हम ब्लेन एयर परमेबिलिटी एपरेटस भी बोलते हैं। देन विकेट एपरेटस हमने बात कर ही लिया है, तो याद रखिएगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्लम टेस्ट ए शेयर स्लम इंडिकेट। स्लम टेस्ट में शेयर स्लम क्या इंडिकेट करता है, तो हम 4 टाइप के स्लम पढ़ते हैं, जीरो स्लम पढ़ते हैं, ट्रू स्लम पढ़ते हैं, शेयर स्लम पढ़ते हैं, कोलैप्स स्लम पढ़ते हैं, है ना। सो अगर हम बात करें जीरो स्लम, आप स्लम कोन टेस्ट करते हो कंक्रीट पर, तो जैसे ही स्लम कोन को आप रिमूव करते हो, है ना, उसमें कंक्रीट पहले फिल कर दिया अच्छे से 3 टाइम्स, अच्छे से 25 टाइम्स टैंपिंग करने के बाद, देन उसको तुरंत आप जो स्लम कोन को ऊपर की तरफ रेस करते हो, तो स्लम जो कंक्रीट का बना हुआ है उसके 4 पैटर्न होते हैं, या तो वो बिल्कुल भी पोर्शन ऊपर से टॉप से गिरेगा नहीं, तो ये हो गया आपका जीरो स्लम, स्लम्प वैल्यू 0 है। ट्रू स्लम्प मतलब थोड़ा बहुत स्लम्प नीचे गिर गया, तो ये हो जाएगी आपकी स्लम्प वैल्यू। डन। एक होता है आपका शेयर स्लम, इसमें स्लम को जो आपका कंक्रीट है वो इस तरीके से फॉल डाउन होता है ना, इस तरीके से अलोंग दिस साइड, इस तरीके से पूरा, तो ये होता है आपका शेयर स्लम। और एक होता है आपका कोलैप्सिबल स्लम, बहुत ज़्यादा वर्केबिलिटी होती है, जो बहुत हाई वर्केबल कंक्रीट होता है या फ्लो कंक्रीट होता है, उसमें फ्लूइड जो है अमाउंट बहुत ज़्यादा रहता है, वाटर का अमाउंट, तो पूरा कोलैप्स हो जाता है ना, जैसे ही आप उसको स्लम कोन को ऊपर की तरफ उठाएंगे। तो ये हो गया आपका क्या, कोलैप्स स्लम। सो उसने आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा है, इन ए स्लम टेस्ट ए शेयर स्लम क्या इंडिकेट करता है, तो इंडिकेट ये कर सकता है भाई प्रॉपर मिक्सिंग ना हो, हार्श कंक्रीट हो, है ना, इसमें हो सकता है सीमेंट एंड फाइन एग्रीगेट्स जो हैं कोर्स एग्रीगेट के साथ प्रॉपरली बाइंड ही नहीं हो पाए, कंबाइन नहीं हुए हैं, वो इसीलिए हो सकता है क्योंकि प्रॉपरली मिक्स नहीं किया गया हो, ड्राई कंक्रीट हो, तो ये सारी कंडीशन की वजह से शेयर स्लम होता है, बनता है ना। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो सकता है, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट, हाई वर्केबिलिटी, एक्सेसिव वाटर कंटेंट, तो इन दोनों के लिए तो आपका आ जाएगा ये कोलैप्स स्लम। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट ये बिल्कुल नहीं, हार्श एंड नॉन कोहेसिव मिक्स, तो ये होता है आपका करेक्ट आंसर। तो इनको मैं इरेज कर देती हूँ और ये हम टिक कर देते हैं। तो हार्श एंड नॉन कोहेसिव मिक्स जो है वो इंडिकेट करता है क्या, शेयर स्लम को। चलिए थ्योरी भी इसमें मेंशन्ड है, आप देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट,
द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस जिप्सम इन सीमेंट कैन लीड टू, अगर जिप्सम एक्सेस हो जाए सीमेंट में तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? रैपिड सेटिंग हो सकती है क्या? एक्सपांशन एंड क्रैकिंग इन हार्डन कंक्रीट, रिड्यूस ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, डिक्रीज्ड वर्केबिलिटी, है ना। सो जिप्सम हम क्यों मिलाते थे सीमेंट में कि जो सेटिंग टाइम है सीमेंट का वो थोड़ा सा रिटार्ड कर जाए, है ना। नहीं तो अगर जिप्सम का आप यूज़ नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ही आप पानी मिलाओगे सीमेंट में तो तुरंत वो सेट कर जाएगा। तो जो सेटिंग टाइम है उसको डिले करने के लिए जिप्सम मिलाते थे। लेकिन अगर जिप्सम की क्वांटिटी आपने बढ़ा दी, है ना, ये हम कितना मिलाते थे, 2 से 3% हम जिप्सम मिलाते थे सीमेंट बनाते वक्त। अगर आपने जिप्सम की क्वांटिटी बढ़ा दी तो क्या होगा, तो वो यही पूछ रहा है आपसे। तो रैपिड सेटिंग ऑफ सीमेंट होगी क्या? नहीं। रिड्यूस ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्केबिलिटी कम हो जाएगी क्या? नहीं। एक्सपांशन एंड क्रैकिंग इन हार्डन कंक्रीट, अगर जिप्सम की क्वांटिटी आपने बढ़ा दी तो उसमें एक्सपांशन और क्रैक होने लग जाएगा कंक्रीट, हार्डन कंक्रीट में। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। ये देखिए उन्होंने मेंशन किया है कि इट एक्ट एज ए रिटार्डर इन कंक्रीट, इंक्रीज इट सेटिंग टाइम, दस प्रिवेंटिंग क्विक सेटिंग, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इफ एक्सेस जिप्सम content in cement will leads to an expansion and consequent disruption of the set cement paste. Okay? चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन ए लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्ट फॉर एग्रीगेट्स ए हाई एब्रेशन वैल्यू इंडिकेट्स, है ना। तो जब हम एग्रीगेट का टेस्ट करते हैं तो एक टेस्ट हम उसके ऊपर भी करते हैं, लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्ट, वियर एंड टियर फाइंड आउट करने के लिए। जो आप रोड कंस्ट्रक्शन में एग्रीगेट्स का यूज़ करते हो तो उसके ऊपर लोड मूव करते हुए जाते हैं, तो उसकी वजह से वियर एंड टियर होता है एग्रीगेट्स में। तो वो कितना, उसकी जो वैल्यू है वो हाई एब्रेशन वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही है? अगर वैल्यू हाई एब्रेसिव वैल्यू आ गई, आपकी हाई एब्रेशन वैल्यू आ गई जब आपने टेस्ट किया, है ना, तो जो वैल्यू है वो ज़्यादा हाई एब्रेशन वैल्यू आ गई, बड़ी वैल्यू आ गई, है ना। सो वो क्या इंडिकेट करेगी? क्या वो ये इंडिकेट करेगी हाई रेजिस्टेंस टू वियर, है ना, कि जो आपने एग्रीगेट यूज़ करे हैं वो हाईली रेजिस्टिव हैं वियर एंड टियर के लिए? नहीं, क्योंकि जो आपकी हाई एब्रेशन वैल्यू आई है वो ये तो बिल्कुल इंडिकेट नहीं करेगी। तो क्या इंडिकेट करेगी? इसका जस्ट अपोजिट, लो रेजिस्टेंस टू वियर, है ना। मतलब अगर हमने जो एग्रीगेट को लॉस एब्रेशन टेस्ट में टेस्ट परफॉर्म किया है एग्रीगेट का वियर एंड टियर फाइंड आउट करने के लिए, अगर उसकी हाई एब्रेसिव वैल्यू आ गई तो वो ये इंडिकेट कर रही है कि जो एग्रीगेट्स आपने यूज़ करे हैं, जो वहाँ पे रब हो रहा है ईच एग्रीगेट के बीच में और जो वहाँ पे बॉल डली हुई है ना स्टील की, सो उसकी वजह से जो एब्रेशन की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे एग्रीगेट में से, वो टूट जाएंगे, है ना। तो अब अगर वो एब्रेसिव वैल्यू हाई आ गई तो वो क्या इंडिकेट कर रही है? लो रेजिस्टेंस टू वियर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ना कि ऑप्शन ए होगा। डन। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने मेंशन करके रखा है। एग्रीगेट विथ हाई एब्रेशन वैल्यूज विल लूज मोर मटेरियल ड्यूरिंग द टेस्ट, indicating they are more easily disintegrated या degraded by the abrasive action of steel balls, जो मैंने आपको बताया। therefore high abrasion value signifies poor resistance to wear and tear. done। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम देखते हैं। in tunnel formwork system what is the main purpose of using hydraulic jacking? मेन पर्पस क्या होता है हाइड्रोलिक जैकिंग का यूज करने का? कहाँ पे? टनल फॉर्मवर्क सिस्टम में, है ना। टनल में फॉर्मवर्क का काम चल रहा है, अगर वहाँ पे आप हाइड्रोलिक जैक का यूज़ कर रहे हो तो उसका काम क्या है? तो आप देखिए क्या काम हो सकता है। टू रिड्यूस वेट ऑफ फॉर्मवर्क, क्या फॉर्मवर्क का वेट कम करने के लिए? बिल्कुल नहीं। टू प्रिवेंट कॉन्क्रीट श्रिंकेज क्रैक, इसका इससे क्या कनेक्शन हो सकता है? टू
इम्प्रूव बॉन्ड स्ट्रेंथ विथ रीइंफोर्समेंट, इसका भी क्या कनेक्शन हो सकता है? ये आप हाइड्रोलिक जैकिंग यूज कर रहे हो, जैकिंग आप सब समझते होगे, है ना? क्या कनेक्शन है? टू अचीव रैपिड साइक्लिंग ऑफ फॉर्म वर्क, मतलब अगर आपको टनल में फॉर्म वर्क का काम चल रहा है, उस वर्क को स्पीड अप करना। अब क्या वर्क हो सकता है भाई? आपको फॉर्म वर्क वहाँ पे क्या करना हो, लगाना हो, तो वहाँ पे हाइड्रोलिक जैक का यूज कर सकते हो, या फिर निकालना हो। समझ में आई बात? इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए इसका सॉल्यूशन, है ना? अगर आपको वहाँ पे इरेक्ट करना हो फॉर्म वर्क को, तो आप हाइड्रोलिक जैक का यूज कर सकते हो, या आपको फॉर्म वर्क को रिमूव करना है, तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉफर डैम इज बेस्ट सुटेड फॉर डीप वाटर कंस्ट्रक्शन विथ स्ट्रॉन्ग करंट, है ना? मतलब डीप वाटर कंस्ट्रक्शन हो रहा है जहाँ पे करंट, वाटर करंट भी स्ट्रॉन्ग है ना? तो किस टाइप का कॉफर डैम आप यूज करोगे? तो अर्थन कॉफर डैम सबको पता है, जो अर्थ मतलब मिट्टी होती है उससे बना हुआ रहता है, तो उसको तो हम नहीं यूज करते हैं। सेलुलर कॉफर डैम, अभी हम रुकते हैं इस पे। सिंगल वॉल्ड शीट पाइल कॉफर डैम, तो जो शीट्स रहती हैं वो इंटरकनेक्टेड रहती हैं, ठीक है, तो इनका यूज कर सकते हैं। या रॉक फिल कॉफर डैम, रॉक फिल कॉफर डैम बड़े बड़े जो स्टोन्स होते हैं उनसे बनाया जाता है ना? लेकिन उसमें क्या होता है, वॉइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वॉइड्स को फिल करने के लिए अगेन फिलर का यूज़ करना पड़ता है ना? तो ये जो तीन ऑप्शन है ये नहीं है करेक्ट। ऑप्शन करेक्ट है सेलुलर कॉफर डैम। सेलुलर कॉफर डैम क्या होते हैं ना, इंटरकनेक्टेड होते हैं और उनके अंदर ऑलरेडी बहुत सारा मटेरियल फिल होता है ना? तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि वो जो आपका करंट, जो स्ट्रॉन्ग करंट है, जो वाटर का करंट बहुत ज़्यादा है, उससे रुक जाता है सेलुलर कॉफर डैम से, है ना? उससे इफेक्टेड नहीं होता है। और ये आप जो कंस्ट्रक्शन कॉफर डैम बना रहे हो वो डीप वाटर में बना रहे हो, तो करंट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, तो इसलिए सेलुलर कॉफर डैम का यूज़ किया जाता है। देख लेते हैं, मैंने चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। अर्थन कॉफर डैम, जैसे कि मैंने बताया था, हम सॉइल से उसको बनाते हैं, कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सॉइल, है ना? और इसको हम शैलो टू मीडियम डेप्थ तक ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये तो अर्थन कॉफर डैम तो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें सिंगल वॉल्ड शीट पाइल कॉफर डैम। सो इसमें ये क्या होते हैं, जो शीट पाइल्स होती हैं ये इंटरकनेक्टेड होती हैं, वर्टिकली इंटरकनेक्टेड स्टील शीट्स रहते हैं, इनमें ड्रिवन रहते हैं। सो ये भी जो है डीप वाटर, जो वेरी डीप वाटर जो है वहाँ पे जो करंट है उसको फेस नहीं कर पाते हैं, तो इस कारण से सिंगल वॉल्ड शीट पाइल कॉफर डैम नहीं बनाते। नेक्स्ट रॉक फिल कॉफर डैम, ये कर सकते हैं रॉक फिल कॉफर डैम, करंट को रोक सकता है, ये जो वाटर करंट है उसको रोक सकता है। बट दिक्कत इसके साथ बस कितनी सी है कि जब इसको बनाया जाता है ना तो इनमें वॉइड्स बहुत सारे रहते हैं, है ना? तो उसको आपको फिलर, पहले तो फिलर यूज करना पड़ेगा। अगर आपने फिलर को यूज कर दिया जहां जहां ज्वाइंट है तो फिर आप इसको यूज कर सकते हो, तो काम बढ़ जाता है, इसलिए सेलुलर कॉफर डैम का यूज किया जाता है। डन। तो उन्होंने यहाँ पे यही बताया है कि इनका जो वेट होता है ना वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, है ना? लेकिन कहाँ दिक्कत जाती है कि जो रॉक्स के बीच में जो वॉइड्स होते हैं ना वो पानी को पास करा देते हैं, है ना? अब पानी को पास करा देंगे तो फिर हम वहीं तो काम करने जा रहे हैं, और ये डीप वाटर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, है ना? तो अब डीप पे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो करंट भी ज़्यादा होगा, तो आपको वहाँ से पानी को रिमूव करने के बाद आप इंटीरियर में अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। तो अब अगर आपने रॉक फिल कॉफर डैम का यूज़ किया तो रॉक्स के बीच में जो आप जैसे जैसे उसको बनाते हो तो बीच में जॉइंट्स रह जाते हैं, उनमें वॉइड्स, बहुत बड़े बड़े वॉइड्स रहते हैं। अब उस वॉइड्स को आपको पहले फिल करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको यूज़ कर पाओगे। डन। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, रॉक फिल कॉफर डैम हमने आपको बताया क्यों यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए सेलुलर कॉफर डैम का यूज़ किया जाता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगेन IS कोड का क्वेश्चन है ये। अकॉर्डिंग टू IS 456 मिनिमम ग्रेड ऑफ reinforced concrete फॉर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन इज।
सो इसका जो आंसर है वो M30 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो एंड मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर डिफरेंट एक्सपोजर्स विथ नॉर्मल वेट एग्रीगेट ऑफ 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज, है ना। सो ये आप देख सकते हैं IS कोड का ही है, क्लाउज नंबर 6.1.2। आप टेबल देख लेंगे, यहाँ पे टेबल आपको मिल जाएगा, टेबल नंबर 5, है ना। सो इसमें इसका जो एक्सप्लेनेशन है इन क्लाउज में दिया गया है, आप एक बार देख लीजिएगा। टेबल नंबर 5 को ओपन करिएगा IS कोड 456 में। तो आपको यहाँ पे वो बता रहे हैं कि प्लेन कंक्रीट या फिर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। तो आपको क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया है रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए, डन, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए। अब वो सीवियर के लिए पूछ रहे हैं आपको, तो सीवियर के लिए आप देखो, सीवियर के लिए M30 मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो ये आंसर हो जाएगा M30, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बस एक वैल्यू को देख के काम खत्म, बाकी की वैल्यू भी देखनी पड़ेंगी। हो सकता है मिलता जुलता क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पेपर में मिल जाए जो 25 अप्रैल को है, तो इसलिए आपको एक बार देखना है कि भाई IS कोड 456 जो है कितना इंपॉर्टेंट, कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डन। आपने इन सब वैल्यूज़ को जब आप RCC के क्वेश्चंस सॉल्व किए होंगे तो यूज़ किया ही होगा। तो जिन्होंने अच्छे से RCC पढ़ा है, प्रॉपर आपने डिज़ाइनिंग वगैरह को सॉल्व किया है, तो उन्होंने प्रॉपर IS कोड को यूज़ किया ही होगा, तो उनको सारा डेटा याद होगा, है ना। अब जो लोग सिर्फ रट रहे हैं IS कोड को, सिर्फ IS कोड को रीड करने बैठे हैं, तो उनको कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उनको वो वैल्यूज़ को रटना पड़ेगा, डन। चलिए नेक्स्ट, एंड बियरिंग पाइल सपोर्ट द लोड। तो जो पाइल फाउंडेशन होती है उसमें डिफरेंट टाइप की पाइल होती हैं। सो यहाँ पे उसने एक टाइप की पाइल दी है, एंड बियरिंग पाइल। अब जो एंड बियरिंग पाइल है वो जो लोड को सपोर्ट करती है, तो कहाँ पे, तो उसने बताया है रेजिस्टेंस डेवलप्ड एट पाइल टिप और बेस। वैसे मैंने पहले ही बोल दिया ये ऑप्शन ही करेक्ट है। ये फ्रिक्शन अलोंग इट सरफेस, तो वो फ्रिक्शन पाइल होती है, तो ये बिल्कुल ही नहीं है। प्राइमरी बाय सेल्फ वेट ऑफ द पाइल, बिल्कुल नहीं, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन था प्राइमरी बाय रेजिस्टेंस डेवलप्ड एट द पाइल टिप एंड बेस, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट था। जब आप पाइल फाउंडेशन के बारे में पढ़ते हो, डिफरेंट टाइप्स की पाइल को पढ़ते होंगे, तो वहाँ पे उन्होंने बताया हुआ रहता है, डन। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इन ए कैनाल डिस्चार्ज एट द रेट ऑफ 1 क्यूमेक इज फ्लोइंग फॉर द होल डे विच विल बी इक्वल टू, है ना। एक कैनाल है, उसमें जो डिस्चार्ज वो कितने रेट से फ्लो कर रहा है पूरे दिन में, 1 क्यूमेक, विच विल बी इक्वल टू, इनमें से बताइए हेक्टेयर मीटर में किसके बराबर रहने वाला है। तो बिल्कुल हम कैलकुलेट करते हैं, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके आप लोगों के लिए रखी है पहले से ही। वी आर गिवन ए डिस्चार्ज रेट ऑफ 1 क्यूमेक, है ना, तो ये उन्होंने दिया है क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में, फ्लोइंग फॉर ए होल डे, मतलब पूरा दिन 24 घंटे वो फ्लो कर रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स एक दिन में कितना डिस्चार्ज हो रहा है, 1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड का। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्चार्ज इनटू टाइम, है ना। तो सबसे पहले अगर हम देखें डिस्चार्ज तो हमारे पास है ही 1 क्यूमेक का, 1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड का टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसने बताया है क्वेश्चन में कि पूरे एक दिन, होल डे फ्लो कर रहा है वो, होल डे मतलब 24 आवर्स, है ना। सो हम टाइम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितने हो जाएंगे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, मतलब 24 इंटू आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करो, 60 मिनट, मिनट को सेकंड में तो 60 सेकंड, मतलब 24 इंटू 60 इंटू 60, तो आपको टाइम कितना मिल गया, 86400 सेकेंड, तो टाइम मिल गया। अब बात करें हम डिस्चार्ज क्यू, तो वो तो हमारे पास है ही, देख सकते हैं आप, वो कितना है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू 86400 सेकेंड, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा 86400 मीटर क्यूब, है ना। बट हमें जो क्वेश्चन में उसने बोला है वो आपको पूछा गया हेक्टेयर मीटर में। अब हमें हमारा जो
वॉल्यूम कैलकुलेट होकर आया है वो तो आया है मीटर क्यूब में, बट हमें ऑप्शंस जो दिखाई दे रहे हैं वो हमें दिखा दे रहे हैं हेक्टेयर मीटर में, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है ना, तो बस हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 हेक्टेयर मीटर इक्वल्स टू 1 हेक्टेयर इंटू 1 मीटर, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम। तो क्या हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर इंटू 1 मीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10,000 मीटर क्यूब। अब हमें कन्वर्ट करना है टोटल वॉल्यूम को 86400 मीटर क्यूब टू हेक्टेयर मीटर, उसमें कन्वर्ट करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब वॉल्यूम इन हेक्टेयर मीटर कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम मीटर क्यूब में, उसको डिवाइड कर दो आप कितने से 10,000 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर मीटर से, है ना। आप उसको डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ये 8.64 हेक्टेयर मीटर में, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन था 8.64 हेक्टेयर मीटर, ऑप्शन नंबर डी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं स्टूडेंट्स। इन वन टाइप ऑफ कॉन्क्रीट द परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग इज 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, द मॉड्यूलर रेशियो m इज। तो इस क्वेश्चन में मॉड्यूलर रेशियो कैलकुलेट करना है। मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, 280/3 सिग्मा CBC। सो हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, m इक्वल्स टू 280/3 सिग्मा CBC। 280/3 सिग्मा CBC की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग, तो ये 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आप यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू तो आपको मिल जाएगा 13.33, तो जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर द कॉन्क्रीट हैविंग कैरेक्टरिस्टिक क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर वुड बी। सो मॉडुलस स्टैटिक शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, EC इक्वल्स टू 5000 अंडर रूट FC के, तो अगेन 5000 इंटू 25, तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना 25,000 न्यूटन, है ना। तो ये आपका आ गया शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट, डैश इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल प्रेजेंट इन बेंटोनाइट। तो बेंटोनाइट में जो इम्पॉर्टेंट मिनरल जो प्रेजेंट रहता है वो 84% समथिंग बॉन्ड मोरलनाइट का रहता है। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जो फेल्ड्स्पार है, कैल्शियम है, सल्फर है, ये नहीं होते हैं, है ना। मींस बेंटोनाइट एसेंशियली हाईली प्लास्टिक क्ले कंटेनिंग, जिसमें 84 मैंने बोला 85% समथिंग क्ले मिनरल होता है। क्ले मिनरल कौन सा, मॉन्ट मोरिलोनाइट। डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। डैश इज जनरली यूज टू टेस्ट विस्कोसिटी ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड बेंटोनाइट स्लरी फॉर यूजिंग इट इन डायफ्राम वॉल कंस्ट्रक्शन, है ना। सो इसका ऑप्शन आप देखें, सीव एनालिसिस बिल्कुल नहीं, स्लम कोन टेस्ट भी बिल्कुल नहीं, तो इसका होता है मार्श कॉन्क्रीट टेस्ट। देखो मैं इसका डायग्राम आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ना। ये कोन टाइप रहती है, इसमें हम कंक्रीट को फिल करते हैं, तो जो फ्लो फ्लूइडिटी है वो यहाँ पे पता चलता है, मतलब कितनी देर में वो यहाँ से पास हो रहा है कंक्रीट। तो इसमें यही लिखा हुआ है, दिस इज वाइडली यूज्ड मेथड टू मेजर द विस्कोसिटी ऑफ बेंटोनाइट स्लरी बाय मेजरिंग द टाइम इट टेक्स फॉर ए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द स्लरी टू फ्लो थ्रू ए स्टैंडर्डाइज्ड फनल, है ना। तो ये मैंने कौन फनल टाइप का है, इस तरीके का डायग्राम दिखाई देता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो मार्श जो था, मार्श कॉन टेस्ट होता है। डन।
थोड़ा सा क्या है ना, दिमाग भी लगाना पड़ेगा। अब आप खुद देखिए यहाँ पे ऑप्शन स्लम कोन टेस्ट का हम कहाँ यूज़ करते हैं, सीव एनालिसिस का कहाँ यूज़ करते हैं, फोर्थ ऑप्शन तो नन ऑफ द अबव है ना। तो हाँ, ऑप्शन इसमें डर वाली चीज़ है, डी ऑप्शन भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। तो थोड़ा सा सोच समझ के आपको करना पड़ेगा। तो कुछ लोगों का शायद ये गलत भी हुआ हो सकता है कुछ लोगों का सही हुआ, अगर थोड़ा सा उन्होंने पढ़ा हुआ होता इसके बारे में। तो डन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेक्शन मॉडुलस ऑफ सर्कुलर सेक्शन हैविंग डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर वुड बी। तो कुछ नहीं, सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट करना है यहाँ पे, है ना। उन्होंने डायमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर का। तो एक सर्कुलर सेक्शन है जिसका डायमीटर है कितना, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेक्शन मॉडुलस z इक्वल्स टू क्या होता है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय वाई मैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे I किसके बराबर हो जाएगा, पाई d4 बाय 64, और वाई मैक्स रेडियस के बराबर होता है। तो क्या मैं इसको d/2 लिख सकती हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहाँ आपको मिल जाएगा क्या, पाई d3 बाय ऊपर एक ई वाले d से ऊपर वाला d गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 32। बस वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू डायमीटर 7 का क्यूब अपॉन 32। तो आपको यहाँ से आंसर मिलेगा 33.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वॉइड रेशियो ऑफ ए सॉइल हुज पोरोसिटी इज 32%, है ना। तो आपको वॉइड रेशियो ई फाइंड आउट करना है। तो ई का फॉर्मूला क्या होता है, n-1/n। तो यहाँ पे आपको पोरोसिटी कितनी दी है, 32%, मतलब 0.32 अपॉन 1 - 0.32, यहाँ आ जाएगा 0.32 डिवाइडेड बाय 0.68। तो 32 डिवाइड बाय 68 कर दीजिए, तो 0.471 आ जाएगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉफर डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू, सेकेंड क्वेश्चन है कॉफर डैम का, है ना। अब कॉफर डैम क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं, पानी को स्टोर करने के लिए, क्या वाटर को स्टोर करने के लिए, बिल्कुल नहीं। रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, बिल्कुल नहीं, इसके लिए भी नहीं करते हैं। क्रिएट रीजनेबल वर्किंग एरिया बाय एक्सक्लूडिंग वाटर, मतलब आप एक एरिया क्रिएट कर रहे हैं, है ना, जहाँ से आप, मतलब आपको जहाँ पे वर्किंग एरिया क्रिएट कर रहे हैं बाय एक्सक्लूडिंग वाटर, आप वाटर को वहाँ से निकाल के। तो कॉफर डैम का काम क्या होता है, कॉफर डैम होते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं जहाँ पे आप अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। जैसे कि अभी हमने एक लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि डीप वाटर है, वहाँ पे करंट हाई है, तो कौन से टाइप का कॉफर डैम यूज़ करेंगे। तो हमने वहाँ पे ऑप्शंस देखे थे, तो हमने सेलुलर कॉफर डैम का यूज़ किया था। तो कॉफर डैम का क्यों यूज़ करते हैं कि आप अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, वहाँ से पानी को रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके वहाँ कंस्ट्रक्शन करोगे। तो पानी को रिमूव करने के लिए आपको एक टेम्प्रेरी डैम बनाना पड़ता है और वहाँ से पानी को रिमूव करना पड़ता है, एंड देन उसमें आप काम करते हो, ठीक है। जैसे ही काम खत्म हो जाएगा वो डैम को आप हटा देते हो। तो ये होते हैं आपके कॉफर डैम, है ना। तो इसका काम, आपका आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द फायर डिमांड ऑफ ए सिटी मे बी वर्कड आउट बाय, तो 4 मेथड्स होते हैं, कुचलिंग्स फार्मूला, फ्रीमैन्स फार्मूला, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर फार्मूला, है ना। इसमें आपको सेंट्रल कंजस्टेड हाई वैल्यूड सिटी के लिए और रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए अलग अलग दिया जाता है, और फिर बॉस्टन्स फार्मूला। सो ये 4 टाइप के फॉर्मूले होते हैं। तो आपसे उसने जो क्वेश्चन में पूछा था तो 3 तो मिल गए थे, तो ऑल ऑफ द अबव है ना। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट लैंड दैट आइडियली इंडिया शुड हैव इज, सो जो एस्टिमेटेड डेटा है 2019 के अकॉर्डिंगली, तो वो 26 समथिंग परसेंटेज हैं अभी, उसके अलावा उसको ग्रो कर रहे हैं और ट्रीज को। बट अगर हम बात करें 1/3
कवर्ड रहता है पूरा अर्थ ट्री का, ये बताया गया है। तो वो कितना होता है, तो 33%। बट अभी 2019 के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो जो है वो कितना है, 24.56% टोटल जियोग्राफिकल जो एरिया है वो फॉरेस्ट स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 2019 के अकॉर्डिंगली बताया गया है। बट अभी क्या काम चल रहा है, उसको बढ़ाने का और काम चल रहा है। डन, तो 33% करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, exposed portion of vertical surface at right angle to the door और window frame are known as। so ये डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ, क्वेश्चन समझ लीजिएगा। exposed portion of vertical surface at right angle to door और window frame, जो फ्रेम्स होती हैं डोर की और विंडो की, है ना, उसके राइट एंगल पे एक एक्सपोज्ड पोर्शन है वर्टिकल सरफेस, है ना। एक्सपोज्ड पोर्शन ऑफ वर्टिकल सरफेस क्या है ना, वो राइट एंगल्ड है किसके, डोर और विंडो की फ्रेम के। तो आप डायग्राम एक बार देख लीजिए, मैंने उसमें चारों ऑप्शन को ही बता दिया है इस डायग्राम में कि किसको क्या क्या बोलते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले जैम्ब की, तो जैम्ब क्या होता है ना, ये आपको डोर दिख रही है, विंडो दिख रही है, तो यहाँ पे जो ये वर्टिकल वाला पोर्शन दिखता है ना, वर्टिकल पूरा, इसको बोलते हैं जैम्ब। जैम्ब आर दी वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर दैट फॉर्म द साइड ऑफ द डोर और विंडो फ्रेम। जो विंडो फ्रेम का जो वर्टिकल मेंबर होता है उसको हम जैम्ब बोलते हैं। ये देख लीजिए, विंडो या फिर डोर का। डन, तो अब जैम्ब हो गया। नेक्स्ट अगर हम सॉफिट की बात करें तो ये क्या होता है, जो आर्चेस होती हैं, है ना, या फिर कॉर्नाइस होती है, बीम होती हैं, तो उसके जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना, ये होता है सॉफिट। डन, इसके जस्ट बॉटम वाला जो पोर्शन होता है, ये लिखा हुआ है आर दी अंडर साइड हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ एन आर्च, कॉर्नाइस, बीम, ओवरहैंग, है ना। तो ये आपका हो गया क्या, सॉफिट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, लिंटल की बात कर लेते हैं। तो लिंटल्स क्या होते हैं, आपने देखे होंगे विंडोज और डोर के ऊपर इस तरीके का एलिमेंट एक बना हुआ रहता है ना। ये आपका या तो ब्रिक का होता है या फिर रीइंफोर्स्ड हो सकता है। ये क्यों बनाया जाता है, क्योंकि अगर नहीं बनाओगे तो जो पूरा स्ट्रक्चरल मेंबर का जो वेट है वो पूरा का पूरा फ्रेम पर आएगा, तो इसलिए उसके जस्ट ऊपर ये बनाया जाता है जिससे जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं टॉप के, उनका लोड इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो, लिंटल के ऊपर, इसलिए लिंटल बनाया जाता है ना। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर प्लेस्ड ओवर ओपनिंग, जितनी भी ओपनिंग होती है जैसे डोर्स की, विंडोज की, सपोर्ट द लोड फ्रॉम द स्ट्रक्चर अबव। डन, नेक्स्ट बात करते हैं रिवील्स। रिवील्स क्या होती हैं भाई, अब रिवील्स की बात करते हैं। ये आपको नजर आ रहा है, ये रिवील्स होता है, ठीक है। ये क्या होता है, रिवील्स आर द साइड सरफेस ऑफ वॉल ओपनिंग, मतलब जो विंडो की और जो डोर की जो साइड सरफेस है, साइड सरफेस जो आपकी दिखाई दे रही है वॉल ओपनिंग की, है ना, या विंडो की, ये जो पूरी ये वॉल ओपनिंग है, या तो विंडो है या तो डोर है। अब इसका जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो साइड सरफेस है उसको ही हम क्या बोलते हैं, रिवील्स बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होती हैं, राइट एंगल होती हैं, राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ द डोर्स और विंडोज के। डन, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड इन क्लाइमेट कंट्रोल इन बिल्ट इन्वायरमेंट। अगर हम बात करें, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को ना थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ता है और दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। आंसर बहुत कम समय में आप मार्क कर सकते हो अगर आपने उस समय ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के समझदारी से ऑप्शन को टिक करना है इसमें, है ना। इसमें क्या बोल रहे हैं, विच फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड इन क्लाइमेट कंट्रोल इन बिल्ट इन्वायरमेंट। तो कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर्ड होते हैं, तो 3 फैक्टर होता है, सिलेक्शन ऑफ साइट, है ना, अब आर्किटेक्चर डिजाइन, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, तीनों चीज ही इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है।
तो क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जब सिलेक्शन ऑफ साइट कर रहे हो, है ना, तो वहाँ पे आपका ये एक्सपोजर टू सन, विंड, टेम्परेचर, ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी। अब आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा विंडोज़ का अरेंजमेंट, डोर्स का अरेंजमेंट, ओरिएंटेशन, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल करोगे तो वहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा कि आप जो मटेरियल का यूज़ कर रहे हो, इंडोर मटेरियल, आउटडोर मटेरियल, है ना, तो सारा क्लाइमेटिक इस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए जो ऑप्शंस डी, जो ऑल ऑफ द अबव थे, वो करेक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच स्टेप्स आर फॉलोड वाइल परफॉर्मिंग रिपेयर्स ऑफ डिस्ट्रेस्ड स्ट्रक्चर, है ना, मतलब कोई स्ट्रक्चर होगा उसमें रिपेयर वर्क चल रहा है, तो कौन सी प्रोसेस, मतलब जो कौन से जो आपको प्रोसेसेस दिख रही हैं कैसे फॉलो करोगे। तो उन्होंने ऑप्शंस जो हैं 4 ऑप्शंस दिए हैं, एक तो नन ऑफ द अबव है। 3 ऑप्शंस में जो इन्होंने जो 5 स्टेप्स दिए हैं ना, उसको उन्होंने आगे पीछे करा हुआ है। तो हम देख लेते हैं। तो अगर हम कोई वर्क का रिपेयर, कोई भी एलिमेंट या फिर पूरा कोई स्ट्रक्चर का रिपेयर वर्क चल रहा है, उसका रिपेयर वर्क करना है, तो कौन कौन सी स्टेप्स वहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब रिपेयर वर्क चलता है, जब रिपेयर करना है कोई आपको, है ना, कोई स्ट्रक्चर को, तो सबसे पहला होता है इवैल्यूएशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, वहाँ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस वजह से यहाँ पे आपका डैमेज हुआ है स्ट्रक्चर में, तो वो एक बार एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंगली ही आप उसको रिपेयर कर सकते हैं या फिर मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा काम होता है मेथड्स का और मटेरियल का। जैसे आपने इवैल्यूएशन कर लिया, ये फर्स्ट स्टेप होती है ना, इवैल्यूएशन कर लिया, देन आप उसके बाद जस्ट मेथड एंड मटेरियल पे वर्क करेंगे। अब मेथड एंड मटेरियल में जो है उसको आप सिलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन। थर्ड होता है, अब आप उसका क्या कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, तो आपको ड्राइंग करनी पड़ेगी उसके अकॉर्डिंगली पूरी, है ना, आपको पूरा डिटेल ड्राइंग करना पड़ेगा, जिससे आप जब रिपेयर वर्क करो तो गाइड मिल सके। तीसरा काम क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। अब आप इसके बाद सिलेक्ट करोगे कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि आपने पहले तो जान लिया, पहले आपने इवैल्यूएट कर लिया कि किस वजह से वो डैमेज हुआ था, फिर कौन से मेथड से और मटेरियल से हम रिपेयर कर सकते हैं। तीसरा, आपने ड्राइंग वगैरह कर ली, बना ली डिटेल ड्राइंग। अब उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करोगे, ठीक है, जिससे आप रिपेयर वर्क को एग्जीक्यूट करा सको। पांचवा होता है एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, है ना, इसमें क्या करते हैं, आप जो भी आपने ड्राइंग्स प्रिपेयर की थी, है ना, तो उसका आप क्या कर रहे हो, रिपेयर वर्क आप एग्जीक्यूट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली। तो ये स्टेप्स इन्वॉल्व रहती हैं। तो जो ऑप्शन ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट था। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म मुलियन इन ए विंडो रिफर्स टू, तो मुलियन दोनों में होता है, विंडो में भी होता है, डोर में भी होता है। ये होता क्या है, तो ये जो होता है वर्टिकल मेंबर होता है जो कि डिवाइड करता है विंडो या फिर डोर्स को। तो एक बार हम इसका डायग्राम ही देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये आपको ये डोर दिख रहा होगा, थोड़ा लाइट कलर से दिख रहा है बट डोर आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। अभी इसमें आप देखें, ये तो पैनल डोर है, तो ये पैनल्स हैं सेंटर में, 6 पैनल्स हैं, है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखें मुलियन क्या है, ये है सेंटर वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, ये सेंटर में होता है ना। ये डोर या फिर विंडो में होता है, तो इसको बोलते हैं हम मुलियन। तो उन्होंने बताया टॉप, मिडिल एंड लोअर। डन। तो ये हो गया। नेक्स्ट आप इसमें और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं, जैसे ये वाला जो वर्टिकल मेंबर होता है ना, डोर का, उसमें ये वाला वर्टिकल मेंबर, इसको स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल, अब जहाँ पे लॉक लगा रहता है तो इस तरफ भी स्टाइल ही होगा, बट ये लॉक स्टाइल होगा, ठीक है। फिर कुछ और इम्पोर्टेंट इसमें बाकी का मुलियन हमने देख ही लिया है। फिर जो फ्रेम्स बनाई है इन्होंने, जो पैनल्स बनाए हैं, उसमें कुछ मोल्डिंग की हुई है, तो इसलिए उसको मोल्डिंग का नाम दिया गया है। डन। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्रीमेंटल हाउसिंग स्ट्रेटेजी इन लो कॉस्ट हाउसिंग इज, ये क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग वाला है ना। अब ये लो कॉस्ट हाउसिंग होते हैं, है ना, उसका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है
वो जो है ऑब्जेक्टिव इंक्रीमेंटल हाउसिंग स्ट्रेटजी है ना। तो इनमें से क्या मतलब है इसका, है ना। तो हम देखें, पहला है टू प्रोवाइड बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स दैट अलाउज फ्यूचर एक्सपांशन, इसको वेटिंग में रखो अभी। टू कंस्ट्रक्ट फुली फिनिश्ड हाउसेस फॉर ऑक्यूपेंट्स, बिल्कुल नहीं। आप फुली फिनिश्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए हाउस बना दोगे तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, है ना। हमें लो कॉस्ट हाउस बनाना है, लो कॉस्ट हाउसिंग में, तो ये तो बिल्कुल गलत है। टू इम्प्लीमेंट लग्जरी हाउसिंग एट लो कॉस्ट, ये भी गलत है, इसका मतलब तो ये बिल्कुल भी नहीं है। टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ कन्वेंशनल मटेरियल, ये थोड़ा थोड़ा हो सकता है, और फर्स्ट वाला ऑप्शन दोनों में से। तो कुछ स्टूडेंट्स इन दोनों में कंफ्यूज होके ही गलत मार्क किए होंगे, या हो सकता है सही कर दिए होंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए, अगर आपने कन्वेंशनल मटेरियल्स का मैक्सिमाइज यूज करके, है ना, आप कर सकते हैं लो कॉस्टिंग हाउस में, बट उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इंक्रीमेंटल हाउसिंग स्ट्रेटेजी। इसका मतलब होता है कि आप बेसिक जो घर है वो आपने, जो बेसिक डिज़ाइन है, जो बेसिक जो मतलब आपको रिक्वायरमेंट रहती है लो कॉस्ट हाउसिंग में, जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं लोग, तो बेसिक स्ट्रक्चर आपने तैयार करके दे दिया। समय के साथ साथ जैसे जैसे उनका जो है उनके पास पैसा आएगा, उसके अकॉर्डिंगली वो अंदर इंटीरियर में वर्क करवाते रहेंगे। तो ये होता है इंक्रीमेंटल हाउसिंग स्ट्रेटजी, तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें अगर हम देखें, आप देखें एक बार इसका एक्सप्लेनेशन, इसमें उन्होंने अपन ये वाले ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या बताया है, द इंक्रीमेंटल हाउसिंग स्ट्रेटजी रिकॉग्नाइज दैट लो इनकम फैमिलीज ऑफन कैन नॉट अफोर्ड ए कंप्लीट हाउस ऑल एट वंस। एक साथ उनको पूरा का पूरा, मतलब घर तो आपको देंगे बट इंटीरियर में भी जो वर्क होता है वो सब नहीं करके देंगे। वो धीरे धीरे समय के साथ साथ जैसे जैसे उनके पास जो फाइनेंशियल सिचुएशंस इम्प्रूव होगी, उसके अकॉर्डिंगली वो समय के साथ साथ उनका जो है जो घर है वो बनता जाएगा, उसमें डेवलपमेंट है वो होता जाएगा, है ना, फ्यूचर में। तो ये होता है आपका जो उन्होंने आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है। नेक्स्ट अगर इसमें देखें तो इसमें हमें कंफ्यूजन सिर्फ लास्ट वाले से था, टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ कन्वेंशनल मटेरियल while using locally available and conventional material can be a part of low cost strategy। मैंने बताया था ये लो कॉस्ट स्ट्रेटजी का पार्ट है, बट इन्होंने जो क्वेश्चन में आपको बोला था ऑब्जेक्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्रीमेंटल हाउसिंग स्ट्रेटजी इन लो कॉस्ट हाउसिंग, वो किसको कनेक्ट कर पा रहा है, ए पॉइंट को। डन, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The primary reason for using filler slab in low cost housing is, जो फिलर स्लैब्स का यूज करते हैं लो कॉस्ट हाउसिंग में, उसका प्राइमरी रीजन क्या होता है। तो रीजन उन्होंने 4 दे के रखे हैं। टू रिड्यूस द वेट ऑफ रूफ एंड डिक्रीज मटेरियल कंजप्शन, टू इम्प्रूव एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। टू इंक्रीज स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ द रूफ, ये भी बिल्कुल नहीं है। टू एनहांस द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब, ये भी बिल्कुल नहीं है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है टू रिड्यूस द वेट ऑफ रूफ एंड डिक्रीज मटेरियल कंजप्शन, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। लो कॉस्ट हाउसिंग में अगर हम बात करें तो उसमें आप जो फिलर स्लैब का यूज कर रहे हो वो क्यों करते हो, जिससे जो रूफ का जो वेट है वो कम हो जाएगा, और कम हो गया तो क्यों हुआ होगा कम, क्योंकि मटेरियल कंजप्शन भी कम हुआ होगा, है ना। तो इस वजह से ओवरऑल रूफ जो है उसका वेट रिड्यूस हो जाएगा। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द टर्म प्रोस्पेक्ट इन बिल्डिंग डिजाइन रिलेट्स टू, जो टर्म प्रोस्पेक्ट है इसका बिल्डिंग डिजाइन में क्या किसको रिलेट करता है। तो
तो क्या वो रिलेट करता है ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल पे? नहीं। सबसे पहले तो प्रॉस्पेक्ट का मतलब समझो। एक्चुअली घर जब बना हुआ रहता है, मान लो अपन फ्लैट खरीदने या कुछ आप घर खरीदने जाते हो, तो आप क्या करते हो, आपने बाहर से तो सब कुछ सराउंडिंग्स, आपने घर को बाहर से अपने घर को देख लिया तो आपको घर अच्छा दिख रहा है, बट घर में से भी आपको बाहर विंडोज से, डोर से आप बाहर का भी व्यू देखते हो, है ना, तो उसको बोलते हैं प्रॉस्पेक्ट। अब उसको प्रॉस्पेक्ट बोलते हैं तो देखो ऑप्शन ही नहीं डायरेक्ट समझ में आ गया होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। द विजुअल एंड एस्थेटिक अपील ऑफ द सराउंडिंग्स फ्रॉम इनसाइड द बिल्डिंग इज कॉल्ड प्रॉस्पेक्ट। तो उसका बिल्कुल मतलब नहीं है, वो रिलेट नहीं कर रहा है बिल्कुल ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल से, या फिर फ्यूचर एक्सपांशन कैपेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर से, या फिर द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन से, ये बिल्कुल नहीं है। उसके डायरेक्टली मतलब है कि आप जब अंदर अपने घर के खड़े होके आप विंडोज से बाहर, है ना, उसका व्यू देख रहे हो। तो उन्होंने यही बोला इन अ डिजाइन द टर्म प्रॉस्पेक्ट रिफर टू व्यू आउटवर्ड फ्रॉम द बिल्डिंग। कंसिडरेशन ऑफ प्रॉस्पेक्ट इंक्लूड द फ्रेमिंग ऑफ व्यू थ्रू विंडो, द रिलेशनशिप ऑफ बिल्डिंग टू इट्स सराउंडिंग्स एंड द ओवरऑल विजुअल एक्सपीरियंस फ्रॉम द इंटीरियर स्पेसेस। सो ये है प्रॉस्पेक्ट का मतलब। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो देखो आपकी जो मैसनरी होती है, स्टोन मैसनरी पर टू टाइप की होती है, रबल मैसनरी, स्टोन मैसनरी। रबल मैसनरी उस टाइप की मैसनरी होती है जिसमें आप स्टोन्स को आप प्रॉपर शेप एंड साइज नहीं देखते। जैसे स्टोन आपके साइड जो खदान होती हैं वहाँ से आए हैं, वैसे के वैसे डायरेक्टली आप उनको मैसनरी वॉल में यूज़ कर दे रहे हो। प्रॉपर शेप, साइज, टेक्सचर वो सब कुछ आप नहीं देख रहे हो, है ना। तो ये होती है रबल मैसनरी। एस्लार मैसनरी क्या होती है कि जैसे ही आप उस जो स्टोन है आप उनको लेकर आ रहे हो साइड पर, तो उनका प्रॉपर शेप, साइज ये सब देख रहे हो, उनका ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कर रहे हो, प्रॉपर शेप एंड साइज में कट कर रहे हो एंड देन उसको कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हो, तो वो एस्लार मैसनरी होता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो उसने आपसे पूछा है स्टोन मैसनरी कंसिस्ट ऑफ रफली शेप्ड स्टोन विथ लार्ज जॉइंट्स, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गया एंड पॉलीगन मैसनरी भी गया, क्योंकि इसमें भी आप पॉलीगन शेप का जो फ्रंट से फेस वर्क होता है ना, उस तरीके का आप डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो, मतलब ड्रेसिंग तो कर ही रहे हो, तो दोनों ऑप्शन गए। अगर हम बात करें रैंडम रबल मैसनरी और कोर्स रबल मैसनरी, तो इसमें देख लेते हैं। कोर्स रबल मैसनरी में क्या होता है ना, लेयर बाय लेयर को स्टोन्स को आपको जमाते हो, मतलब इस तरीके के स्टोन्स को आप पिक करते हो कि एक लेयर प्रॉपर हमारी मैसनरी वॉल की पहले फर्स्ट लेयर है ना वो कंप्लीट हो, देन उसके बाद सेकेंड लेयर, फिर थर्ड लेयर। बट रैंडम रबल मैसनरी में क्या होता है, रैंडमली आप कोई भी स्टोन को उठा देते हो और वॉल में क्रिएट मतलब आप मैसनरी वॉल बना देते हो, तो वो रैंडम रबल मैसनरी होती है। अब रैंडम रबल मैसनरी में क्या होते हैं ना कि इसमें लार्ज जॉइंट्स होते हैं जिनको फिल करना पड़ता है मोटार से। देखिए डायग्राम आप देखिए इस तरीके का, ये रैंडमली प्लेस्ड है मैसनरी वॉल में, है ना। तो ये हो गए आपके रैंडम रबल मैसनरी, जॉइंट्स पे मोटार फिल्ड है। और लेयर कोर्स रबल मैसनरी में रफली शेप के स्टोन्स तो रहते ही हैं, बट वो लेयर में वो प्रॉपर जो लेयर होती है या कोर्स होता है उसमें लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम देखते हैं हाई डेंसिटी कॉन्क्रीट इज कॉमनली यूज्ड फॉर। जो हाई डेंसिटी कॉन्क्रीट होती है ना उसको हम यूज़ करते हैं रेडिएशन शील्डिंग इन न्यूक्लियर प्लांट। तो ये याद रखिएगा, उन्होंने मेंशन करके दिया, इसमें और भी डेटा उन्होंने मेंशन किया है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो रेडिएशन शील्डिंग इन न्यूक्लियर प्लांट्स में हम हाई डेंसिटी कॉन्क्रीट का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरा आपका जो सॉल्यूशन है पार्ट सेकंड ये फिनिश हुआ। अभी आपका पार्ट थर्ड और
रिलीज़ होगा, जिसमें और रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो भी कवर करा दिए जाएंगे। ओके, सो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, प्रॉपर पॉइंट वाइज नोट्स बना के, एंड उसको एंड में रिवीजन की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी अगर आपने, क्योंकि जो पेपर आप देकर आए हैं उसका ही आप सॉल्यूशन देखते हो, तो कुछ जो गलतियाँ आप वहाँ करे हुए रहते हो सो वो यहाँ पे आपको समझ में आ जाती हैं, है ना। नेक्स्ट टाइम गलती होने की संभावना एकदम कम हो जाती है ना। इसलिए सॉल्यूशन भी हम देखते हैं, मतलब एनालिसिस करते हैं पूरा कि हम जो पेपर देकर आए थे हमने क्या ऑप्शन टिक किया, यहाँ पे क्या सॉल्यूशन में बताया गया है, उसका जस्टिफिकेशन दिया जाता है, तो हमें वो चीज़ें याद रहती हैं, तो वो भूलते भी नहीं हैं। डन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।